नमस्कार साथियों, एनके रेलवे साइकिल क्लास जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही क्वेश्चन कई बार इनसे रिलेटेड टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम उन क्वेश्चंस के सभी ऑप्शंस पर बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के आप जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखिए क्योंकि हम अभी लगातार आप बचे हुए दिनों में हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। जो साथी हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा, हमने सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी पीडीएफ है बुक की वो सब हमने कंप्लीट कर रखे हैं। उसके बाद भी यदि आपको आवश्यकता है तो आप हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखिए, प्लेलिस्ट पर यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है वो ऐप पर सारी क्लासेस अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन में, जिस इंपॉर्टेंट सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाइए, बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाइए। इलेक्ट्रीशियन बैच में जो भी हमारे ऐप वाले स्टूडेंट है वो भी जुड़ जाइए, ठीक है, ओके। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 17 क्लास ले चुके हैं एमसीक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसे आप देख सकते हैं। आज 18वें नंबर की क्लास है, तो बिना किसी देरी के हम इसे चलते हैं, देखते हैं आज के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। वही हम प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे आज, है ना, ओके, ठीक है। ठीक है, ये आरआरबी का क्वेश्चन पेपर है, ओके। ये आरआरबी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो सभी साथी जुड़ जाइए, है ना। मैं देख लेता हूं एक बार, ओके, बिल्कुल। देखिए साथियों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, हम इसे सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने डायरेक्ट वहां से उठाकर इसको ले आए हैं और हम इसे सॉल्व करेंगे, याद है ना। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, हिंदी में। पिछली बार स्टूडेंटों का, इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंटों का कुछ कमेंट थे सर हिंदी में नहीं था। साथियों, जैसा मिल पाया था उस समय मैं ले आया था, अभी मैं हिंदी में इसको डाउनलोड किया है। ये वाला हिंदी वाला वर्जन है, ओके, बिल्कुल आ जाइए। डायरेक्ट हम अपने इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड थ्योरी के जो 75 क्वेश्चंस है हम उनके बारे में बात करेंगे ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। और जल्दी जल्दी ही करेंगे क्योंकि हो सकता आज हमारे पास 2-3 क्वेश्चन पेपर हैं। अगर हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अगर हम जितने भी सॉल्व कर पाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल 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 विजिबल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। एक कॉइल है जो 100 वोल्ट की है। देखिए, एक कॉइल है जो 100 वोल्ट की है, वोल्टेज दे रखी है 100 वोल्ट, है ना, और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। एक कॉइल है जिसकी वोल्टेज 100 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। यदि सर्किट की प्रतिबाधा, साथियों प्रतिबाधा क्या होती है, इंपीडेंस, इंपीडेंस 10 ओम दे रखा है। प्रतिबाधा का, प्रतिघात का और प्रतिरोध का, तीनों का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एक कॉइल 100 वोल्ट की है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, प्रतिबाधा 10 ओम है, तो सर्किट में बहने वाली धारा प्रवाह, बहने वाला प्रवाह, प्रवाह क्या होता है, करंट प्रवाह, बहने वाला धारा प्रवाह ही होता है। क्योंकि देखिए सारे ऑप्शन एम्पियर में दे रखा है, तो आई पूछा है हमें, वी दे रखा है, एफ दे रखा है ना, हमें जेड दे रखा है, हमें आई पूछा है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है जब जेड दे रखा होता है, V बराबर आई जेड, यही फॉर्मूला होता है। वोल्टेज, करंट और प्रतिबाधा में संबंध क्या होता है, V बराबर आई जेड, जेड यहाँ प्रतिबाधा है। अगर खाली प्रतिरोध होता तो V बराबर आई आर हो जाता, है ना। आप सभी सुन पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी वॉइस भी क्लियर है। तो V बराबर आई जेड दे रखा, I बराबर V बटे जेड से हमसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, I
आई वी दे रखा है, हाँ 100 वोल्ट दे रखा है, क्या जेड दे रखा है जी 10 ओम दे रखा है, तो ये डायरेक्ट 10 एम्पियर हमारा आंसर आ गया, इसमें फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और देख लीजिए आंसर 10 एम्पियर ही है। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन पेपर का जो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा दिया गया है सॉल्यूशन, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले ऑप्शन हमारा हो गया है 10 एम्पियर का आंसर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। V बराबर आई जेड से किस प्रकार के निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? द्वितीयक वाइंडिंग को बंद रखा जाता है। अब एक बात समझिए, द्वितीयक वाइंडिंग क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग को बंद किस में रखा जाता है? पावर ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर। अरे करंट एक बंद परिपथ में बहती है, करंट एक बंद परिपथ में बहती है। और करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल मोटे तार और कम लपेट की, और द्वितीयक कॉइल पतले तार और अधिक लपेट की होती है। और यहां एक एमीटर लगा होता है ना, यहां एक एमीटर लगा होता है। ये प्राइमरी या सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल हमेशा बंद रहेगी, तभी तो करंट फ्लो होगा आगे वाले परिपथ को, नहीं तो वो ट्रांसफार्मर लोड के साथ या किसी जो स्विच गियर इक्विपमेंट है, सुरक्षा युक्ति है, वहां हम इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर सीटी का उपयोग करते हैं तो इसलिए हम इसे ठीक है कनेक्ट रहता है। क्योंकि सेकेंडरी के अक्रॉस हाई वोल्टेज नहीं हो, सेकेंडरी के अक्रॉस हाई वोल्टेज से बचाने के लिए, हाई वोल्टेज से बचाने के लिए, हाई वोल्टेज से बचाने के लिए, हाई वोल्टेज से बचाने के लिए सेकेंडरी के अक्रॉस, सेकेंडरी के अक्रॉस, सेकेंडरी के अक्रॉस हाई वोल्टेज से बचाने के लिए हम इसे शॉर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बंद नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान ज्यादा हो जाता है। इसलिए करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्या रखा जाता है? क्लोज रखा जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके, दीपक दक्षता। अब ये दीपक दक्षता की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए दीपक दक्षता क्या होता है? ल्यूमेन पर वाट है ना, इल्यूमिनेंस एफिशिएंसी। इल्यूमिनेंस एफिशिएंसी की बात करी जा रही है। और ये क्या होता है इसको हम डायरेक्टली जानते हैं। ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन था उसके अंदर हमने बताया था इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। ठीक है, इसे हम किस में नापते हैं? ल्यूमेन पर वाट में। सभी साथी जुड़ जाइए। ठीक है, इसको हम पहले से भी जानते हैं ल्यूमेन इंटेंसिटी को, ये हमारे लिए नया नहीं है। ओके, बिल्कुल ल्यूमेन पर वाट, ये इल्यूमिनेंस एफिशिएंसी है ना, ल्यूमेन पर वाट। किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है? देखिए कम वोल्टेज वाले लैंप ज्यादा प्रकाश तो दे नहीं सकते, कम वोल्टेज वाले लैंप ज्यादा प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, तो ज्यादा प्रकाश व्यवस्था के लिए तो हम इसका उपयोग कर ही नहीं सकते। ये जैसे कार्बन फिलामेंट प्रकार के जो लैंप की बात हो रही थी जो कम प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो बड़े आकार की प्रकाश व्यवस्था में तो हैलोजन लैंप, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप उनका उपयोग करते हैं। औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था भी वही होगी, बड़े स्तर की। स्टेडियम भी बड़े स्तर की प्रकाश व्यवस्था हो गई। तो वाहनों की प्रकाश व्यवस्था, जो हमारे पास वाहन है, बाइक है, कार है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनकी प्रकाश व्यवस्था में छोटे लैंपों का, कम वोल्टेज वाले लैंपों का यूज करते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऑप्शन देखकर भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन के आधार पर हम अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। क्या एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? देखिए सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की अगर हम बात करें तो उसे फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई दी गई है और आर्मेचर को अलग से सप्लाई दी गई है। ये आर्मेचर है, इसको अलग से सप्लाई दी गई है। ठीक है, अगर फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई दी जा रही है, ठीक है, और सॉरी यहां टर्मिनल वोल्टेज है, तो टर्मिनल वोल्टेज जो आपको आउटपुट में मिलेगी, टर्मिनल है ना आर्मेचर वाइंडिंग। तो दो प्रकार के डीसी जनरेटर की बात थी, स्वतः उत्तेजित और स्व उत्तेजित और पृथक उत्तेजित। तो सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब होता है पृथक उत्तेजित अलग से। तो अलग से ये फील्ड वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग को अलग से वोल्टेज सप्लाई दी जा रही है। जबकि सेल्फ एक्साइटेड में आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही जब वो बैक ईएमएफ बनता है, उससे ही हमारा क्या हो जाता है, आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण जो ईएमएफ डेवलप होता है उससे ही फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित होती है, वो कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड। तो फील्ड वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? जो फील्ड वाइंडिंग है ये सप्लाई के सीरीज में जुड़ी होती है। सीरीज में जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही?
ये जुड़ रही है, तो सप्लाई के साथ सीरीज में जुड़ रही है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में। तो सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब जिसमें फील्ड को अलग से सप्लाई दी जा रही है। निम्न में से कौन सा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निम्न में से कौन सा वोल्टेज प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्वेश्चन समझिए, जैसा क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को उस हिसाब से आप समझिए। निम्न में से कौन सा वोल्टेज, ओके ओके बिल्कुल सही है, कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। देखिए निम्न में से कौन सा वोल्टेज प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन के, जब मैं प्राइम, ये हमने ना पीवाईक्यू जो कराया है उसमें भी हमने पहले करा रखा है और हमारी थ्योरी की क्लास में भी करा रखा है। पूरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा फ्लो चार्ट है उसमें हमने बता रखा है कि किस प्रकार अल्टरनेटर जनरेटिंग स्टेशन से 11 केवी का अल्टरनेटर होता है। 11 केवी का अल्टरनेटर सबसे पहले 11 केवी डेवलप होती है, फिर वहां से फीडर लाइनों के द्वारा उसे 220 केवी में पावर ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है और वहां से फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन उसे इस वोल्टेज को लेकर आगे चलती है। उसके बाद इसे स्टेप डाउन करके 66 केवी में कन्वर्ट करके 66 और 33 केवी में कन्वर्ट करके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होती है, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन और फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद आता है जीएसएस पर, ग्रिड सबस्टेशन पर जब आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्राथमिक वोल्टेज है वो 11 केवी है, 11 किलोवोल्ट। इस 11 किलोवोल्ट को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद इसे स्टेप डाउन करके एक बार और 440 या 230 वोल्ट में सामान्य उपभोक्ता को दे दिया जाता है। 440 वोल्ट या 30 वोल्ट वाला सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ जाएगी और 11 केवी वाली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आ जाएगी, ठीक है। हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन पूछ ले वो 220 केवी है, ठीक है। फीडर लाइनें कौन सी होती है, जो लोड से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है और हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर से और प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन जो कनेक्ट हो रही है वो फीडर लाइनें कहलाती है। तो इसका 11 केवी इसका आंसर है। जल्दी जल्दी चलेंगे, ज्यादा देर बात नहीं करेंगे। जनरेटर के, क्योंकि इन पर हम डिस्कस कर चुके हैं साथियों, हम इन सभी टॉपिक पर थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, हम इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन भी कर चुके हैं। जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वायरिंग सही हो ताकि किसका क्रम प्रणाली से मैच खाए। अच्छा, आप एक टॉपिक देखिए, जब हम ये अल्टरनेटर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल कनेक्शन, अल्टरनेटर का समांतर प्रचालन, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर टॉपिक में हमने पैरेलल ऑपरेशन की बात करी थी। पैरेलल ऑपरेशन में क्या कहा जाता है, फेज, फ्रीक्वेंसी, है ना, और टर्मिनल्स समान जुड़ने चाहिए। समान रेटिंग वाले अल्टरनेटर को एक साथ संयोजित किया जा सकता है ताकि लोड की डिमांड को पूरा कर सके। अल्टरनेटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, ताकि एक तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक मेंटेनेंस के दौरान एक अल्टरनेटर खराब, एक अल्टरनेटर को बंद किया जाए तो दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस रख सके। तो क्या एम्पलीट्यूड सीक्वेंस नहीं, फेज सीक्वेंस, फेज फ्रीक्वेंसी, जब फेज को रखना हमारा बहुत ज्यादा, सभी टर्मिनल वायरिंग सही है ताकि फेज का क्रम सही होगा। फेज सही नहीं होगा तो हमारा गड़बड़ हो जाएगी। ओके जी, ठीक है, फेज हमारा सही होना चाहिए, बिल्कुल ये पढ़ रखा है हमने ना। और क्वेश्चन, एक 3 इनपुट नॉर गेट कब आउटपुट हाई देता है। एक 3 इनपुट नॉर गेट, अगर हम नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट क्या होता है सर, नॉर गेट तो और गेट का अपोजिट होता है। अब और गेट का अपोजिट कैसे होता है उस चीज को देख लीजिए। अब और गेट की टेबल क्या होती है, नॉर गेट, सबसे पहले नॉर गेट का सिंबल देखिए, ये एक नॉर गेट का सिंबल है, ये एक नॉर गेट का सिंबल है और के आगे नॉट लग गया। 3 इनपुट है, ए बी सी, 3 इनपुट है। तो नॉर गेट की अगर हम टेबल की बात करें तो और गेट का उल्टा होता है। देखिए 0 0 0 0 0 1 है ना। अगर 3 इनपुट की बात कर रहे हैं तो पहले और गेट का, और गेट कब आउटपुट हाई देता था। देखिए और गेट का 2 इनपुट की हम बात करते थे ज्यादा, 0 1 1 0 1 1, 2 इनपुट और गेट की बात हम कर रहे हैं, और गेट की, ये हमारा आउटपुट है 0 है ना, 1 1 1 है ना। यही बात करते थे कि आउटपुट हाई कब देगा। ये और गेट कहता था कि आउटपुट हाई देता है जब कोई सा भी एक इनपुट, भाई और गेट का काम होता है जोड़ना, एडिशन करना। मैं दोनों और नोड दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं, जोड़ना। या तो कोई सा भी एक इनपुट हाई हो गया, कोई सा भी एक इनपुट हाई हो गया, या तो ये या दोनों इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट हाई होगा।
लो कब होगा? इस पर। अब नॉर गेट क्या होता था? नॉर गेट और गेट का अपोजिट होता था। नॉर गेट इज अपोजिट ऑफ और गेट, इज अपोजिट ऑफ और गेट। नॉर गेट इज अपोजिट ऑफ और गेट। तो ये क्या कहता है? जो इसकी टेबल होगी उसका उल्टा हो जाएगा, 1 0 0 0। तो ये क्या कहता है? आउटपुट हाई कब होगा? जब सभी इनपुट जीरो होंगे, लो होंगे। ये 2 का है चाहे 3 इनपुट वाले हों। भाई और गेट आउटपुट हाई कब देता था? जब कोई सा भी एक इनपुट हाई हो जाए। तो ये क्या, लेकिन नॉर गेट आउटपुट हाई कब देगा? जब सारे के सारे इनपुट जीरो हो, जब सभी इनपुट लो हो। यही, जब सभी इनपुट लो हो। ये हमारे 3 इनपुट नॉर गेट है, सिंबल हमने इसको देख लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। टांकने की क्रिया में प्रवाह का उद्देश्य। टांकने का तात्पर्य यह है, ये सोल्डरिंग की बात कर रहा है। टांका लगाना सोल्डरिंग को कहते हैं। टांका लगाना सोल्डरिंग को कहते हैं। सोल्डरिंग की प्रक्रिया में प्रवाह का मतलब ये फ्लक्स की बात कर रहा है। फ्लक्स है ना, फ्लो नहीं है। ये फ्लक्स कह रहा था, फ्लक्स का फ्लो का प्रवाह का मुख्य देखिए फ्लक्स क्यों करता है? फ्लक्स को लगाते हैं पहले, है ना। वो हमने कई प्रकार के फ्लक्स की बात करी थी। फ्लक्स को लगाया जाता है। फ्लक्स को लगाने से क्या किया जाता है? धातु की सतह को ऑक्सीडाइजेशन से मुक्त करना, साफ करना, ताकि जब उस पर फिलर मटेरियल लगाया जाएगा, वो सोल्डर वायर को मेल्ट करके लगाया जाएगा, तो वो आसानी से फैलकर उस सतह पर समान रूप से फैल जाए। कोई एयर का बबल ना रह जाए, सही ढंग से जॉइंट्स बन जाए। धातु की सतह को साफ रखना, ऑक्साइड मुक्त रखना, ये फ्लक्स का कार्य है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में हम जानते भी हैं। ठीक है जी, ओके। तापमान वापमान कम नहीं करता। शॉर्ट सर्किट लाइन, ये कहता है शॉर्ट सर्किट लाइन पर फेज संबंधी एरर के लिए किस प्रकार के रिले? हाँ, ठीक है। फेज संबंधी एरर, रिएक्टेंस रिले है, रिएक्टेंस रिले है ना। ठीक है। इसका कार्य जो रिएक्टेंस रिले यह है आर्क रेजिस्टेंस। एक होता है आर्क रेजिस्टेंस के प्रभाव से यह आर्क रेजिस्टेंस के प्रभाव से अप्रभावित रहती है। रिएक्टेंस रिले, जिसे प्रतिघात रिले भी कहते हैं। प्रतिघात को रिएक्टेंस कहते हैं, प्रतिबाधा को इंपीडेंस कहते हैं। यहां रिएक्टेंस रिले का उपयोग किया जाएगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है फेज फॉल्ट के लिए रिएक्टेंस रिले, क्योंकि फेज फॉल्ट आइडेंटिफाई करने में रेजिस्टेंस, आर्क रेजिस्टेंस कई बार दिक्कत कर देता है। आर्क रेजिस्टेंस का प्रभाव इस रिएक्टेंस रिले में नहीं होता है, इसीलिए प्रतिबाधा प्रकार के रिले नहीं लेंगे, इंडक्शन प्रकार के रिले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आर्क रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाता है। प्रतिघात प्रकार के रिले में आर्क रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए उसको हम प्रथम प्राथमिकता देते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए फ्रीक्वेंसी, साथियों इलेक्ट्रिक स्टोव, विद्युत हीटर है ना। अब विद्युत हीटर हमारे घरों की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो 50 हर्ट्ज ही तो है, सामान्य फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज ही हमें इसमें करना है। हमारे घरों पे कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है? 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। एनपीएन ट्रांजिस्टर, सॉरी एनपीएन। अगला क्वेश्चन देखते रहे, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, सारी सबको कंप्लीट करेंगे। ये फिर कल दूसरा एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, लगातार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, थ्योरी की सारी क्लासेस के टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और हमने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है बहुत सारे कंप्लीट करा दिए हैं। जो हमारी बुक की पीडीएफ है उसके पीछे के सभी क्वेश्चंस की हमने कंप्लीट करा दिए हैं। फिर भी अभी लगातार एग्जामिनेशन तक हम अपने आपके क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहे हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी यूट्यूब पर जितने क्लासेज अवेलेबल है वो भी देखें, और जितनी क्लासेस ऐप पर है वो भी देखें, तभी आपको सारी क्लास समझ में आ जाएगी। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पहली बात तो एनपीएन का सिंबल देख लीजिए। एनपीएन बाहर की तरफ होता है, एनपीएन एमीटर होता है ये बाहर की तरफ। और क्या होता है भाई, जब एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य परिचालन होता है एक्टिव मोड, ये हमने समझा दिया था। एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर यूज में लिया जाता है। तो बेस एमीटर जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, अग्रभिन्नति होता है। और बेस कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस होता है, पश्चभिन्नति होता है।
अग्र अभिनति होता है बेस एमिटर जंक्शन, पश्च अभिनति होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो बेस एमिटर, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं। दोनों फॉरवर्ड बायस कब होते हैं? सैचुरेशन मोड में। बेस एमिटर और बेस कलेक्टर कब होते हैं? सैचुरेशन मोड में, जिसे ऑन स्विच भी कहा जाता है। अगर ऑन स्विच की बात उपयोग में लिया जा रहा है, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे। एमिटर बेस जंक्शन पश्च, नहीं पश्च तो होगा ही नहीं, बेस कलेक्टर जंक्शन पश्च में नहीं, दोनों जंक्शन रिवर्स बायस होंगे, वो होंगे कट ऑफ मोड में। ठीक है, ये कट ऑफ मोड में। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड पश्च और बेस कलेक्टर जंक्शन, अगर बेस एमिटर अगर पश्च होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड होगा तो इन्वर्ट मोड होता है, इन्वर्ट मोड में। लेकिन एक्टिव मोड होता है बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, इसे एक्टिव मोड कहते हैं। और ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर की बात इस एक्टिव मोड में ही किया जाता है साथियों। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप सभी जुड़े रहिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, जल्दी जल्दी थोड़ा कोशिश करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर साथियों, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, एक सिंगल डायोड को लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ के हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया जाता है और इसकी एफिशिएंसी होती है 40.6, 40.6%। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात कहें, उसकी एफिशिएंसी इसकी दुगनी होती है 81.2%। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, तो हाफ वेव की पूछिए 40.6। फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर, दोनों की एफिशिएंसी 81.6 होती है। ठीक है, ओके है ना, ठीक है साथियों, है ना, आप देखिए इसे। ठीक है, आगे दी गई फ्रीक्वेंसी में माप यंत्र द्वारा प्रदर्शित त्रुटि 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 की प्रकार की पहचान, शैथिल्य, हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस हानि, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, लीनियरिटी हानि, स्पैम। देखिए हिस्टैरिसीस लॉस इसने कहा है, हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब यह है कि जब हम लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं और विचुंबकित करते हैं, तो विचुंबकित करते वक्त जो उसका कर्व है वो सेम पाथ फॉलो नहीं करता। जिस रास्ते से उसे चुंबकित किया गया है वो वापस विचुंबकित होते हुए उस रास्ते पर नहीं आता। इसे शैथिल्य हानि या हिस्टैरिसीस क्षतियां कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्लीट वायरिंग में खांचे। अरे क्लीट वायरिंग के बारे में हमने वायरिंग वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था। क्लीट वायरिंग,
क्लीट वायरिंग। अब हमने आपको वायरिंग वाले टॉपिक में हमने बताया था आपको क्लीट वायरिंग जो की जाती है। देखिए इस तरीके से ये क्लीट क्लीट लगाए जाते हैं, ये क्लीट लगाए जाते हैं। ये क्लीट किसके बने होते हैं? ये लकड़ी के बने हो सकते हैं, है ना। ये क्लीट लकड़ी के बने हो सकते हैं। ये क्लीट किसके बने हो सकते हैं? ये इंसुलेटिंग मटेरियल पोर्सिलीन के, चीनी मिट्टी पोर्सिलीन के मिलकर बने हो सकते हैं। तो कांच तांबा इस्पात का मिलकर नहीं बने होंगे, ये बने होंगे चीनी मिट्टी के बने हो सकते हैं। क्लीट वायरिंग में खांचे जो बनाए, खांचे का मतलब ये वाले खांचे जिसके अंदर वायर फिट होने वाली है ना। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। 500 केवीए तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? बिल्कुल डायरेक्ट आप समझिए, क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। 500 केवीए वाले 500 केवीए वाले जो ट्रांसफार्मर है उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए 500 केवीए वाले ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और जो हजारों केवीए, 2000 केवीए, 5000 केवीए तक की बात हो रही होती है तो उन्हें ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये तो 500 केवीए की बात हो रही है। 500 केवी वाले ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। और हजारों की बात आ जाए, हजारों केवीए की बात आ जाए, जब 1000 केवीए से ऊपर की बात आ जाए तो हम उसे पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ठीक है, ओके। नीचे दी गई मोटर में से किसका स्पीड कंट्रोल सबसे कमजोर होता है? देखिए स्पीड कंट्रोल सबसे कमजोर का मतलब जिसके अंदर प्रॉब्लम ज्यादा आती है। शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में स्पीड कंट्रोल करना आसान है ना, स्पीड कंट्रोल करना आसान है। लेकिन सीरीज मोटर जो होती है, सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल करना कमजोर होता है। सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल करना कमजोर होता है। तो सीरीज मोटर जो होती है उसका स्पीड कंट्रोल कमजोर होता है। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम आती है, लॉसेज ज्यादा होते हैं ना, लॉसेज ज्यादा होते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जो जो जो, जो आते हैं डायरेक्ट आपको उसको हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। इंडक्शन मोटर की गति, हाँ इंडक्शन मोटर जो है भाई, इंडक्शन मोटर की गति किसकी वृद्धि होने पर कम हो जाती है? अब देखिए लोड पर डिपेंड होता है सारा चीजें। लोड चेंज हो रहा है तो स्पीड ऑटोमेटिकली, अगर लोड बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोड बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोड बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोड पर डिपेंड करती है, लोड पर स्पीड डिपेंड करती है, लोड पर स्पीड डिपेंड करती है। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी, अभी तो 19 नंबर क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन करने हैं। एक स्वचालित विद्युत इस्त्री ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में ताप कंट्रोलर टेम्परेचर कंट्रोल अभी कराया था, पिछले अभी थोड़े दिन पहले इसको इस वाले क्वेश्चन किया था, इस टॉपिक को पढ़ाया था। थर्मोस्टेट की बात करी थी। थर्मोस्टेट जिसके अंदर बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, द्विधात्विक पत्ती होती है, जो टेम्परेचर सेंसिंग का कार्य करती है। टेम्परेचर सेंसिंग के आधार पर वो पत्तियां मुड़ जाती हैं, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, थर्मोस्टेट कहते हैं। एक स्वचालित विद्युत थर्मोस्टेट हमारा ताप नियंत्रण घटक का कार्य करता है। ठीक है, ओके। एक श्रेणी धारिता वोल्टमीटर, सीरीज कैपेसिटिव वोल्टमीटर किसका मापन करता है? अरे सीरीज कैपेसिटिव वोल्टमीटर जो है वो हमेशा किसका मापन करता है? वो मापन करता है एसी वोल्टेज का। एसी वोल्टेज का मापन करने के लिए सीरीज कैपेसिटिव वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाई वोल्टेज एसी में, इस बात को लिख लीजिए, हाई वोल्टेज एसी के मापन में, हाई वोल्टेज एसी मापन में सीरीज कैपेसिटर वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। सीरीज कैपेसिटर वोल्टमीटर का यूज हाई वोल्टेज एसी मापन में किया जाता है। ठीक है, एसी वोल्टेज मापन में सीरीज कैपेसिटर। पृथ्वी का रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कौन सी विधि का अपनाया जाता है? पृथ्वी का रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है भाई, रेजिस्टेंस कम करेंगे, ओके। ये अर्थिंग में जब हम यूज में लेते हैं वहां हम बात कर रहे हैं। अर्थिंग को जब हम यूज में लेते हैं, अर्थिंग में जब हमने बात करती है, प्लेट अर्थिंग है ना, रॉड अर्थिंग है ना, ये हमने बात की थी पाइप अर्थिंग। 3 प्रकार के अर्थिंग मेथड के बारे में कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो पृथ्वी के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए बड़े आकार की, जितने ज्यादा आकार की अर्थिंग प्लेट होगी उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लकड़ी कोयले का मिश्रण, नमक, लकड़ी का जो कोयला है, नमक है, उस चारकोल है, इसका मिश्रण हम यूज में लेते हैं। ठीक है, छोटे आकार, ठीक है। और अर्थिंग प्लेट को अधिक गहराई तक नमी वाले स्थान पर रखते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। ये कह रहा है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कौन सा उपयोग नहीं किया जाता? छोटे आकार के अर्थ प्लेट। छोटे आकार के अर्थ प्लेट से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बड़े आकार के अर्थ प्लेट का रेजिस्टेंस कम होगा। हम अर्थिंग इलेक्ट्रोड, अर्थिंग प्लेट उसका चयन करते हैं जो कम से कम, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? कम से कम हो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे आज पूरा एक पेपर कंप्लीट कर लें, फिर कल भी करेंगे। क्षारीय सेल है, एल्कलाइन सेल, क्षारीय सेल को 12 घंटे तक 4 एम्पियर की नियत धारा तक एक एल्कलाइन सेल है जिसको 12 घंटे तक 4 एम्पियर की नियत धारा को अनावेशित किया जाता है। इसे अपनी सामान्य आवेशित अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पियर तक चार्ज किया जाता है। अच्छा, चार्ज करने के लिए 20 घंटे 3 एम्पियर की नियत धारा और डिस्चार्ज करने के लिए 12 घंटे 4 एम्पियर की नियत धारा। ठीक है, ओके। तो ये क्या कहता है, एएच एएच दक्षता की अगर हम बात करें, दक्षता एएच एम्पियर आवर की क्षमता, एएच क्षमता की अगर हम बात करें, एएच क्षमता तो आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट मतलब अनावेशित, आउटपुट को मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, आउटपुट अनावेशित कितनी देर में किया जा रहा है बटे आवेशित कितनी देर में किया जा रहा है इंटू 100। अनावेशित किया जा रहा है 12 घंटे 4 एम्पियर और आवेशित किया जा रहा है 20 घंटे 3 एम्पियर इंटू 100, है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसे सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। 16 पंजे 80% इसकी एफिशिएंसी होगी, 80% इसकी एफिशिएंसी। तो ये ना क्षमता क्या होती है, एम्पियर आवर। तो बैटरी की क्षमता को एएच में व्यक्त किया जाता है, एम्पियर आवर क्षमता। जितनी देर में वो निरावेशित हो रही है, अनावेशित हो रही है, जितने घंटे और जितने दर करंट की, 12 घंटे और 4 एम्पियर की दर थी, 12 गुना 4, ठीक है। और आवेशित की बात है 20 घंटे 3 एम्पियर, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया। अनावेशित बटे आवेशित, है ना, क्षमता का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। उन्हें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग पोनी मोटर, है ना, एक ऑटो सिंक्रोनस मोटर और कई प्रकार की मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ प्रवर्तित सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। ठीक है, किस मीटर को इंसुलेशन परीक्षक मापा जाता है। देखिए, इंसुलेशन टेस्टिंग की जाती है बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जो होता है, इसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहा जाता है। मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को मापने के लिए मैगर का उपयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो केबल है, वायर है, उनके इंसुलेशन क्षमता की, वायर है केबल कितनी करंट या कितनी वोल्टेज को चयन कर ले जा सकते हैं। उनके बाहर जो पीवीसी या किसी और प्लास्टिक या किसी अन्य मटेरियल का जो इंसुलेशन है, उसकी कवरिंग की क्षमता को नापने के लिए मैगर का उपयोग किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक क्षमता भी कहा जा सकता है, इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक क्षमता को मैगर के द्वारा मापा जाता है। मेगा ओम मीटर भी इसका शॉर्ट में नाम है। कठोर तारों को काटने के लिए हम भाई साहब डायगोनल, जो नॉर्मल जो हमारा प्लायर है, डायगोनल प्लायर कहा जाता है। डायगोनल प्लायर एक तो नॉर्मल प्लायर होता है, लेकिन काटने वाला कटिंग प्लायर होता है, डायगोनल में ही, है ना। देखिए, मैं इनके डायग्राम भी बता सकता था, कौन सा के, लेकिन समय का अभाव है, हमें डायग्राम की बात नहीं देखनी। डायगोनल प्लायर कैसा होता है हम जानते हैं, आप एक बार देख लेना। डायगोनल प्लायर, डायगोनल कटर प्लायर एक एसी सर्किट के इंडक्टर और कैपेसिटिव रिएक्शन में, एक एसी सर्किट के प्रेरक और कैपेसिटिव रिएक्शन को, ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। रिएक्टिव, ये क्या कह रहा है, एक एसी परिपथ में जो इंडक्टिव परिपथ हो और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जब हम बात करेंगे तो उसे किस में मापा जाता है। अब सुनिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, जिसका मान होता है 2 पाई एफएल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, जिसका मान होता है 1/2 पाई FC। दोनों के ही मात्रक ओम है, दोनों के ही मात्रक ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक भी ओम होता है। इंपीडेंस प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम ही होता है। ये सारे के सारे विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध है, तो प्रेरक और कैपेसिटिव ओम में नापा जाता है। ओम हमारा इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मापने का मात्रक है ना। ओके जी, ठीक है जी। एल्युमिनियम केबल को कॉपर बसबार से एल्युमिनियम केबल को कॉपर बसबार से जोड़ने के लिए जो लग होता है, लग मतलब आगे का कनेक्टर, ये जो होता है ना लग, सॉरी, ये लग है ना, ये कनेक्टर। तो ये बाई मेटेलिक होता है, द्विधात्विक होता है। याद करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। एल्युमिनियम केबल है, केबल तो हमारी एल्युमिनियम की है, जो कॉपर का लग लग रहा है, CU का,
और ये एल्युमिनियम के केबल है, तो ये बाई मेटेलिक केबल लगाया जाता है। ठीक है, ओके। घरेलू उपकरण में प्रयुक्त केबल के प्रकार का चयन करें, है ना। घरेलू उपकरणों में गोल लचीली गोल कवचयुक्त केबल, निमंजित स्पाट परिरक्षित, ये बड़ी है, ये तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए, अंडरग्राउंड के लिए। घरेलू उपकरणों में तो गोल लचीली केबल। देखो ऑप्शन से भी कई बार हमें ऑप्शन को पढ़ना चाहिए, ऑप्शन को पढ़ के भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। घरेलू में 220 नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज है, 220-230 वोल्ट पर हम गोल लचीली केबल का उपयोग करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो आप ऑप्शन को देख के भी समझा सकते हैं। वैसे जब हमने केबल पढ़ा था तो हमने सब केबल के वर्णन किया था कि कौन से केबल के वोल्टेज रेंज क्या है और उसके बाहरी जो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से का यूज किया जाता है। किसी अल्टरनेटर में ओवर एक्साइटेड होने की घटना में क्या होता है ना यार। कैपेसिटर का ओवर एक्साइटेड होने पर देखिए, वैसे तो लैगिंग पावर फैक्टर अंडर एक्साइटेड लैगिंग पावर फैक्टर लैगिंग, और ओवर एक्साइटेड लीडिंग पावर फैक्टर पर बात होता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा हूं मैं। सिंक्रोनस मोटर जब ओवर एक्साइटेड में रहती है तो लीडिंग पावर फैक्टर पर बात होता है। हमारे ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है अल्टरनेटर, जब अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड होता है तब ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, इसे देख लो एक बार। ये क्वेश्चन है, लैगिंग पावर फैक्टर वर्क करता है, लीडिंग पावर फैक्टर वर्क करता है ना। ठीक है, लैगिंग करंट, जब अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड होता है तो इसकी वोल्टेज हाइयर हो जाती है ना देन द ग्रिड वोल्टेज। इसकी वोल्टेज हाइयर हो जाती है ग्रिड वोल्टेज ओवर एक्साइटेड मोड में अल्टरनेटर की वोल्टेज ग्रिड वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है। और यह लैगिंग करंट, और यह करंट की बात अगर हम करें तो यह लैगिंग करंट कनेक्टेड लोड को प्रदान करता है, हो जाती है। और लैगिंग करंट प्रदान करता है कनेक्टेड लोड को। ठीक है, ओके। ठीक है, बिल्कुल लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि ओवर एक्साइटेड मोड में। अच्छा, तो वोल्टेज ज्यादा हो जाती है। वोल्टेज ज्यादा हो जाने के लिए हमारे लिए जो घटना है वोल्टेज ज्यादा हो जाना, वो क्या होती है, रिएक्टिव पावर। भाई साहब, रिएक्टिव पावर जब हो जाती है तो रिएक्टिव पावर ज्यादा वोल्टेज मिलती है। हम जब मशीनों में एक्टिव पावर हमारी सामान्य शक्ति, रिएक्टिव पावर की तरीके से व्यवहार करता है। रिएक्टिव पावर हमें क्या करता है, पावर फैक्टर को डिस्टर्ब कर देता है, लैगिंग पावर फैक्टर कर देता है। इसी प्रकार एक अल्टरनेटर जब ओवर एक्साइटेड मोड में काम ले लिया जाता है तो ज्यादा वोल्टेज प्रदान करने ले जाता है। ज्यादा वोल्टेज प्रदान करने का मतलब करंट लैग हो जाती है, करंट लैगिंग, ये इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे रिएक्टिव पावर होती है। और ये लैगिंग पावर फैक्टर हमें देता है। इसमें ऑप्शन में लैगिंग पावर फैक्टर दे भी रखा है। डीसी सर्किट का इस्तेमाल, कौन सा मीटर डीसी सर्किट का इस्तेमाल नहीं करता, कम्यूटेटर, मोटर मीटर, इंडक्शन, वोल्ट मीटर। देखिए इंडक्शन नाम आ रहा है ना, इंडक्शन ये प्रेरण है। प्रेरण का प्रभाव केवल एसी पर होता है। प्रेरण का प्रभाव केवल एसी का गुण है, केवल एसी का गुण है। ठीक है साथियों, केवल एसी का गुण है ना। यूट्यूब पे भी सभी साथियों को ये क्लासेस देखने को मिल रही हैं, आप उनको भी देख लीजिए सभी साथी इसको। बिल्कुल ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, बिजली के काम के दौरान जो बिजली के झटके से बचाता है, ये तो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी से हम बच पाते हैं, गीली से नहीं बच पाते। वेट, मेटल तो कंडक्टर है, वेट रोप मतलब गीली रस्सी, वेट वुड गीली लकड़ी, नहीं, सूखी लकड़ी से हम बच पाते हैं। आइए
रेती, अरे दोनों तरफ ये तो है ना डबल कट है, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ है ना, इस तरफ भी और इस तरफ डबल कट वाली रेती है। देख रहे हैं ना हम इसको, दोनों कट देखने में ध्यान दे, है ना। विद्युत ये जो औजार है, औजारों से संबंधित क्वेश्चन है दोनों प्रकार। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। निकल आयरन सेल की पॉजिटिव प्लेट। अब हम बात करते हैं निकल आयरन सेल की। निकल आयरन सेल की जो पॉजिटिव प्लेट है वो निकल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है ना, निकल हाइड्रोक्साइड की निकल आयरन की पॉजिटिव प्लेट निकल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है, जो कि कैथोड की तरह कार्य करती है। कैथोड पॉजिटिव प्लेट निकल हाइड्रोक्साइड, है ना। और जो इसकी नेगेटिव प्लेट होती है, वो आयरन की बनी होती है। नाम से पता चल रहा है निकल आयरन सेल, तो आयरन की नेगेटिव प्लेट होती है जो एनोड की तरह कार्य करती है। नेगेटिव प्लेट होती है जो एनोड की भांति व्यवहार करती है, आयरन की बनी होती है ना, जो एनोड की तरह कार्य करती है। पॉजिटिव प्लेट कैथोड की तरह कार्य करती है, जो निकल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है ना। ठीक है, ये हम सेल है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इसके अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज में लिया जाता है। निकल आयरन सेल, ठीक है, ये हम जानते हैं। ओके जी, सभी सेलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। आप देखें डीसी मोटर में कौन से स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता भाई साहब। डीसी मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज नहीं किया जाता। DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पढ़े थे हमने, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इन सभी स्टार्टर का यूज एसी मोटर को स्टार्ट करने में किया जाता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टर ये डीसी स्टार्टर है, ये हमारा एसी स्टार्टर है। तो पूछा था कौन सा नहीं किया जाता, तो DOL स्टार्टर होता तो भी वो आंसर होता। स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर ये सभी एसी मोटर के स्टार्टर हैं। विद्युत वायरिंग में जो कंडक्टर है वो कौन सा होता है, ज्यादातर हम जानते हैं कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर। कॉपर नहीं तो फिर एल्युमिनियम का यूज करते हैं। कॉपर कंडक्टर का, हम कॉपर की अलग अलग किस्में होती हैं, उस कंडक्टर का हम उपयोग करते हैं ना। ठीक है जी। स्क्रूल केज मोटर की गति, ठीक है, मोटर की गति, स्क्रूल केज मोटर की गति की हम बात करें तो ठीक है, ठीक है, ठीक। अब गति की हम सब, सॉरी, गति की अगर हम बात करें, स्क्रूल केज मोटर की गति, देखिए हम जानते हैं NS बराबर 120 F/P, है ना। ये NS बराबर 120 F/P, फ्रीक्वेंसी या पोलो की संख्या को चेंज करके हम गति को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रतिरोध, रोटर सर्किट के प्रतिरोध पर गति निर्भर करती है। स्क्रूल केज में तो रोटर में कोई रेजिस्टेंस जोड़ा ही नहीं जा सकता, वो तो स्क्रूल केज रोटर होता है। लाइन करंट के अनुसार परिवर्तित होती है, नहीं जी नहीं। गति का मान स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदलकर, या तो पोलों पर या फ्रीक्वेंसी पर। गति का मान इंडक्शन मोटर में पोल या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। आप इनमें से दोनों ऑप्शन को देखेंगे, अगर ये पोल या फ्रीक्वेंसी ऑप्शन है तो आपका बिल्कुल सही है। रोटर ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन, नहीं ये तो उसका ऑप्शन था। यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो, डीसी शंट मोटर होता है इसमें, डीसी शंट मोटर का, हाँ ये रहा डीसी शंट मोटर का फील्ड खुला हो जाए तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई साहब अगर डीसी शंट मोटर का फील्ड खुला हो जाए तो ये बहुत स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड प्राप्त कर सकती है। फील्ड, क्योंकि जब फील्ड खुल जाएगा तो ज्यादा सारी की सारी करंट कहां जाने लगेगी, सारी की सारी करंट आर्मेचर में जाने लगेगी। शंट मोटर में आर्मेचर में ज्यादा करंट जाएगी तो उसका आरपीएम बढ़ जाएगा और वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, अनियंत्रित हो सकती है, हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकती है, वहां कार्य करने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये क्या हो जाएगी, जब फील्ड ओपन हो जाए, फील्ड ओपन, तो मोटर अनियंत्रित हो सकती है, अनियमित गति से खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर सकती है, हाई स्पीड हो जाएगी जी। क्योंकि फिर जब फील्ड ओपन हो जाएगा तो सारी करंट किस में जाने लग जाएगी, सारी करंट जाने लग जाएगी जी उसमें, आर्मेचर में। कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है, अच्छा ठीक है, हॉर्न गैप प्रकार का, ठीक है, ये हॉर्न गैप प्रकार का जो हम बात करते हैं तड़ित चालक की, जब हम बात कर रहे होते हैं तड़ित चालक, तो बहुत ये हाई वोल्टेज डिस्चार्ज से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है ना। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, ये हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में ये लगा होता है हॉर्न गैप प्रकार का तड़ित चालक। किस इलेक्ट्रोड का उपयोग पाइप अर्थिंग के लिए किया जाता है, देखो GI पाइप होता है, अभी हमने कल परसों ही अर्थिंग के बारे में पढ़ा है, GI पाइप होता है ना,
और उसका व्यास भी पढ़ा है, उसकी लेंथ भी पढ़ी है। जीआई पाइप होता है, खोखला होता है, होलो होलो होता है जीआई पाइप, खोखला जीआई पाइप होता है ना। अर्थिंग के लिए, भूसंपर्क के लिए खोखला जीआई रॉड का उपयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट, भाई थर्मोस्टेट अभी तो बताया, थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर से, टेम्परेचर, ये थर्मोस्टेट ये ओवन में लग रहा हो चाहे ये आपकी इलेक्ट्रिक आयरन में लग रहा हो, इसका कार्य टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर तापमान, टेम्परेचर को नियंत्रित करना है थर्मोस्टेट। गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए, भाई साहब होल है, होल को सही करने के लिए, है ना, होल को सही करने के लिए राउंड वाली जो फाइल होती है, रेती जिसे कहते हैं, राउंड वाली जो रेती होती है, भाई छेनी का उपयोग तो काटने में किया जाएगा, तोड़ने में किया जाएगा, है ना। फ्लैट फ्लैट रेती, फ्लैट सरफेस के लिए बात की जाएगी। राउंड, हाफ राउंड रेती, अर्ध गोलाकार रेती ही तो गोलाकार छिद्र के को सही करने के लिए यूज में लिया जाएगा। ये नाम मैं क्या कह रहा हूं, कई क्वेश्चन तो ऑप्शन देख के भी सॉल्व होंगे, कई ऑप्शन, और बहुत सरल। ये देखो, ये जो हमारे यंत्र है, आप सॉरी, ये जो हमारे जितने भी हमारे मापन यंत्र हैं, जो हमारे टूल्स हैं, टूल्स का सब बहुत सारे पीडीएफ डले हुए हैं, आपने देखे होंगे, है ना, टूल्स के कॉमन पीडीएफ डले हुए हैं, सब उसके अंदर हम उसमें पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन में स्पीडोमीटर वाहन की चाल को दर्शाता है, बिल्कुल स्पीडोमीटर के द्वारा वाहन की चाल को दर्शाई जाता है। तो मोटर की चाल को कौन दर्शाता है, क्या बैरोमीटर दाब को दर्शाता है, टैकोमीटर, हाँ टैकोमीटर के द्वारा मोटर की चाल को दर्शाया जाता है। और ये स्पीड कंट्रोल भी है, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर में टैकोमीटर के द्वारा स्पीड कंट्रोल की बात की जाती है ना। टैकोमीटर एक स्पीड कंट्रोल वाला भी मेथड है, टैकोमीटर मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए यूज में लिया जाता है। बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जर, बेसिकली बैटरी चार्जर को क्या कहते हैं भाई, बैटरी चार्जिंग में क्या होता है, हमारी सबसे पहले एसी सप्लाई आ रही होती है, एसी को एक रेक्टिफायर जो है वो डीसी में परिवर्तित करता है, इस डीसी को बैटरी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ एक इन्वर्टर परिपथ होता है जो इसे एसी में कन्वर्ट कर, तो बैटरी चार्जर की बात करें तो चार्जर यहां तक की बात है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, तो रेक्टिफायर इसका मेन सर्किट होता है बैटरी चार्जर का। बैटरी चार्जर का मेन सर्किट क्या होता है, रेक्टिफायर। साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी कहा जाता है, इसे एसी टू एसी कन्वर्टर कहा जाता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आउटपुट को प्राप्त करने के लिए साइक्लो कन्वर्टर का यूज किया जाता है जी, ठीक है। कन्वर्टर नॉर्मल आप जानते हो, कन्वर्टर एसी को डीसी, डीसी को एसी दोनों में कन्वर्ट कर सकता है। चॉपर का मतलब होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर को चॉपर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में अगर बात कर रहे होते हैं तो मोटर होती है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और जनरेटर है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये विद्युत है, ये यांत्रिक है, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर मोटर की बात हो रही हो। डायनामो तो एक छोटा जनरेटर होता है, तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर हो, चाहे कोई सी भी मोटर हो, चाहे इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस हो, या डीसी हो, सभी के सभी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। एसएमपीएस भी नहीं है, यूपीएस भी नहीं है, ये एसएमपीएस और यूपीएस तो एक प्रकार की वोल्टेज प्रदान करने वाले परिपथ होते हैं, पावर सप्लाई होते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 600 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड जुड़ जाइए, हाँ हाँ बिल्कुल जुड़ गए हैं सभी बच्चे, जुड़ जाइए सभी। 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित किए जाने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधी परीक्षण। भाई 600 वोल्टेज, वो वर्किंग वोल्टेज है, 600 वर्किंग वोल्टेज। एक छोटी सी बात देखो, वर्किंग वोल्टेज है 600 वोल्ट पर यूज में लेना है। उपकरण के लिए विद्युत रोधक प्रतिरोध, मान लीजिए कोई केबल है जो 600 वोल्ट पर काम करेगी, उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो 600 वोल्ट से तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना। तो 600 वोल्ट से ज्यादा होगा, 600 वोल्ट से ज्यादा 1000 वोल्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो 1000 ही होगा। 1200 होता तो 1200 भी आ सकता था ना, ठीक है। 1000 वोल्ट, 600 वोल्ट के लिए 1000 वोल्ट, ठीक है। इसका रिलेशन हमने बताया था आपको एक बार, एक 80% की अगर हम बात करें, 80% दक्षता वाले 2 किलोवाट मोटर को 5 घंटे तक चलाया जाए। ओके, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। 5 घंटे तक कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है ठीक है ठीक है, इसे देखिए भाई।
दक्षता कितनी है? 80। ठीक है ठीक है ठीक है। दक्षता क्या होता है? दक्षता आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, दक्षता क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट। और कितनी दे रखी है? 80% दे रखी है। ठीक है, ओके। तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी? ठीक है, कितनी ऊर्जा चाहिए इसे भाई साहब? 2 किलोवाट की मोटर है, 5 घंटे तक चल रही है और अधिकतम लोड पर चल रही है। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा की बात होगी? आप समझिए इस बात को, है ना, कितनी ऊर्जा व्यक्त होगी। तो आउटपुट क्या होगा उसका भाई साहब? अब मेरी बात समझिए, मैं नॉर्मल की बात करता हूँ। दक्षता को हम आउटपुट बटे इनपुट से व्यक्त करते हैं, तो आउटपुट का मान होगा दक्षता इनटू इनपुट की। अगर हम बात करें 80% है ना, 80%, तो 80/100 इंटू इनपुट कितना है? 2 किलोवाट की मोटर 5 घंटे चल रही है ना, 2 किलोवाट की मोटर 5 घंटे चल रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, 2 किलोवाट की मोटर 5 घंटे चल रही है, 8 किलोवाट आवर। मैंने मैंने किलोवाट और घंटे में बात करी है। 2 किलोवाट इंटू 5 घंटे, तो किलोवाट आवर में अगर मैं बात करूं, इनपुट लिया है मैंने किलोवाट आवर में, एफिशिएंसी है 80%, तो आउटपुट कितना होगा किलोवाट आवर में, है ना, किलोवाट घंटे में, तो आउटपुट होगा किलोवाट घंटे में 8। देखिए, दक्षता बराबर आउटपुट बटे इनपुट होता है, उससे निकाल लिया मैंने। तो आउटपुट का मान दक्षता गुना इनपुट होगा। इनपुट है 2 गुना 5 10, 80% था तो 80/100 लिख दिया। इसको सोल्व किया तो 8 किलोवाट आवर। ठीक है, सिंपल सी बात है, टफ नहीं है। निम्नलिखित में से आइए, केंद्र टैपिट ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग दृष्टकारी बना लगे। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर की बात की जाती है तो 2 प्रकार के होते हैं। सेंटर टेप रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर के बारे में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से, सेंटर टेप रेक्टिफायर में मध्य में एक ट्रांसफार्मर जो होता है, ये रहा, ये रहा D1 D2, ये लोड रेस्ट, ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के द्वारा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। कितने डायोडों की आवश्यकता होती है? 2 डायोडों की आवश्यकता होती है। 2 डायोड इस दात। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोडों की आवश्यकता होती है? 4 डायोडों की आवश्यकता होती है, बस। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं, अभी तो 45। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग का यूज किया जाता है भाई साहब। आप सुन लीजिए, लो वोल्टेज दी जाती है ज्यादा, ठीक है, लो वोल्टेज अधिक, मतलब उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रिकल चार्जिंग का यूज किया जाता है। लो वोल्टेज पर की जाती है। एक चार्जिंग रेट जो बैटरी की सेल्फ डिस्चार्ज रेट है, नेचुरल सेल्फ डिस्चार्ज रेट है। बैटरी जिस दर से डिस्चार्ज होती है उसी दर पर लो वोल्टेज पर लंबे समय तक चार्जिंग की जाती है, उसे ट्रिकल चार्जिंग कहा जाता है। बैटरी की उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए, बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए ट्रिकल चार्जिंग का यूज किया जाता है। लो वोल्टेज पर हम इसे चार्जिंग करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। और बढ़ते हैं भाइयों आगे। 30 वोल्ट की इनपुट क्षमता वाले सीआरओ का उपयोग करके 230 वोल्ट की इनपुट क्षमता वाले सीआरओ का उपयोग करना है, 250 वोल्ट मापन करना है। ओके ओके, तो देखो वो जो वोल्ट पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन की जो हम सेट जो उसके चेंज करते हैं, उसके, है ना, कनेक्शन जो चेंज करते हैं, वोल्ट पर डिवीजन, टाइम पर डिवीजन, है ना, कितना भाई साहब? इनपुट क्या है? 30 वोल्ट। आउटपुट कितना ज्ञात करना है इससे? 250 वोल्ट। तो 30 का कितना गुना हो गया? ये 30 का कितना टाइम हो गया? डिवाइड कर लीजिए, 250/30, है ना, 8.3 टाइम हो गया। तो 8.3 टाइम ज्यादा होना चाहिए, तो 8.3 टाइम में 10 गुना आंसर हमारा देख ही रखा है, मतलब 10 गुना हो जाएगा तो 30 से 250 नाप लिया जाएगा ना। 10 गुना हो जाएगा तो 30 से 300 तक नापा जा सकता है। 30 वोल्ट का 300 वोल्ट तक नापा जा सकता है, क्योंकि इनपुट का 10 गुना ज्यादा नापा जा सकता है, तो 300 वोल्ट तक नापा जा सकता है। तो ये तो 200 वोल्ट तक नापना है, तो 10 गुना में आ जाएगा, है ना। बात समझ में आती है आपके? वोल्ट पर डिवीजन, टाइम पर डिवीजन वाली सेटिंग की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से नॉब की सेटिंग को चेंज कर देंगे। यदि सर्किट का रेजिस्टेंस, ओके, सर्किट का रेजिस्टेंस और इंपीडेंस 10 ओम है, ओके। पावर फैक्टर, भाई पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है cos फाई, शक्ति गुणांक, Z/R, प्रतिबाधा बटे प्रतिरोध, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, R/Z, है ना। तो 10 और 10 दोनों का 10 और 10
प्रतिरोध भी 10 है, प्रतिबाधा 10 है, यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, बेस्ट है पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। ओके जी। वोल्टमीटर कितनी वोल्टेज मेजर करेगा? देखिए जी, दिख पा रहा है? हाँ, मैं बता देता हूं, ये बन रहा है, थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहे हैं ताकि 2-4 दिन में जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करा दें। ये ले ले, वोल्ट मीटर है ना, ऐसा देख रखा है, वेरिएबल मतलब, ठीक है, 5 वोल्ट। ओके ओके ओके, अब देखिए 5 वोल्ट है, ठीक है। सबसे पहले बात देखिए, टोटल करंट की बात करें, आई बराबर वी बटे आर, 4 और 1 5, 1 मिली एम्पियर करंट आ गई, ठीक है। ओके, अब इसके सिरों का वोल्टेज नाप रहा है ना ये, तो इसके सिरों की वोल्टेज क्या हो जाएगी? आई 1 गुना 1, तो 1 ही आ जाएगा, 1 वोल्ट। 1 मिली एम्पियर और 1 किलो ओम का मतलब हो जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा, सीधी सी बात है। 5 वोल्ट है, 4 और 1 2 चेंज हुए हैं, मतलब डिवाइड हुए हैं। 4 ओम का, 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। 1 किलो ओम में 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, 4 किलो ओम में 4 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। इस प्रकार टोटल 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आपका हो जाएगा। ओके, 1 वोल्ट आ जाएगा। जानते हैं हम, ये वाला है ना जो जॉइंट होता है, रैट टेल जॉइंट होता है, रैट टेल जॉइंट होता है। ये जॉइंट की पहचान है, ज्यादा मजबूत नहीं होता ना, रैट टेल जॉइंट होता है। इसे पिग टेल स्प्लाइसर या ट्विस्ट स्प्लाइसर भी कहते हैं। 2 या अधिक कंडक्टर को ज्वाइंट करने के लिए एक जंक्शन बॉक्स या फिक्सचर के अंदर, एक जंक्शन बॉक्स या फिक्सचर के अंदर इस प्रकार के ज्वाइंट को करने के लिए यूज में लिया जाता है। आप देख लीजिए, ठीक है, ये हमारे जंक्शन बॉक्स के इनसाइड जंक्शन बॉक्स या फिक्सचर में किया जाता है। इनसाइड जंक्शन बॉक्स और फिक्सचर, इनसाइड जंक्शन बॉक्स और फिक्सचर, ठीक है, किया जाता है। ओके, और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, बिटाने जॉइंट है जो इनसाइड और आउटसाइड दोनों वायरिंग में यूज में लिया जाता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होती है, बिटाने जॉइंट की, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी तुलना में, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बिटाने जॉइंट की, ठीक है। वो ऊपर वाला जॉइंट है जो इस तरीके से एंटन देके किया गया है, ये जंक्शन के अंदर यूज में लिया जाता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती है, देख लीजिए आप, ठीक है। बढ़े आगे, इस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को थोड़ी देर रोक भी रहा हूं, आप इसे देख पा रहे हैं बिल्कुल आराम से। देखिए थोड़ा सा समय कम है, आप जानते हैं समय के अभाव के कारण थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है। मैं चाहूं तो अब ये बहुत, अगर मैं इस 75 क्वेश्चंस को अगर डिटेल में एक एक टॉपिक के एक एक ऑप्शन के पर और उसके डायग्राम को लेकर चलूंगा तो इसमें लगभग 8-10 घंटे लग जाएंगे। अभी सर ने पिछली कुछ दिन पहले क्लास लिया था, उसमें 8.5 घंटे लग गया था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा समय लगे। मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को ले रहा हूं, आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। धातु के उपकरणों में प्रेरित लो वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युत झटका लगता है। ओके ओके ओके, मैं क्या कह रहा हूं, ये कह रहा है मेटल के कंडक्टर, मेटल का जो उपकरण है, मेटल के उपकरण में एक लो वोल्टेज के कारण झटका लग रहा है, अर्थिंग सही नहीं है। अर्थिंग कर देंगे ना हम, अर्थिंग कर देंगे मेटल की, तो फिर है ना हमें झटका नहीं लगेगा, बात खत्म है ना, ठीक है। अर्थिंग करके उस झटके को रोका जा सकता है। आईएसआई के अनुसार विद्युत हीटर के ढांचे के इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होता है? 1 मेगा ओम होता है, 1 मेगा ओम होता है। वाटर हीटर के ढांचे और संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन क्या होता है? 1 मेगा ओम होता है साथियों, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 मेगा ओम होता है। आगे बढ़ते हैं, 1 मेगा ओम होता है, हाँ जी। ये क्या है, ये है ना इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर, कई बार हिंदी भी बिल्कुल समझ में नहीं आती। वितरण प्रणाली में जो खंभों में जो इंसुलेटर लगे होते हैं, व्रत इंसुलेटर, व्रत विषमवाहक व्रत, जो लाइन को सेपरेट करते हैं, मतलब सप्लाई को सेपरेट करते हैं हमारी खंबे से, वो सेरेमिक के बने होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं, सेरेमिक के बने होते हैं, चिकने होते हैं ना। इसकी संरचना इस प्रकार की होती है कि पानी या डस्ट उस पर ना रुके। सोल्डरिंग के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन, बट, लैप, स्कार्फ, वेव, सबसे ज्यादा प्रचलित जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन लैप जॉइंट है ना, लैप जॉइंट, ठीक है, ओके ओके, ठीक है।
लैप जॉइंट है ना, सामान्य यही प्रचलित है हमारा ना सोल्डरिंग के लिए, लैप जॉइंट। हम अगले बात करते हैं एमीटर। एमीटर एमीटर के लिए मार्ग प्रदान करता है। भाई एमीटर क्या होता है? ये एमीटर है, लोड के श्रेणी क्रम में लगता है। सारी की सारी जो करंट है वो लोड में जाने के लिए एमीटर रास्ता प्रदान करता है। तो अधिकतम करंट चली जाए, अधिकतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है ना। एमीटर किसके लिए प्रदान करता है? अधिकतम धारा के लिए। अधिकतम धारा जाएगी ना। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध लो होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध लो। सीरीज जनरेटर बिल्कुल ये है ना स्टेबल नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। उसमें है ना सीरीज जनरेटर का उपयोग हम सामान्यतः नहीं करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कहता है उपयोग ज्यादातर नहीं किए जाते। और सीरीज जनरेटर का यूज हम ज्यादातर क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आप देख लीजिए इसे, है ना। क्योंकि सीरीज जनरेटर क्या करते हैं कि लोड है ना, लोड चेंज होने पर भी इनकी जो वोल्टेज है ना उसी लोड के अनुसार चेंज नहीं होती है, इसीलिए हम इसका यूज ज्यादा नहीं करते हैं। मतलब स्टेबल नहीं होते सीरीज जनरेटर, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। बूस्टर के रूप में, ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर के रूप में सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। नॉर्मल जो हम अपने उपकरणों, घरेलू सप्लाई लाइन के लिए हम शंट जनरेटर का यूज करते हैं। सिग्नल की परिमाण बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। सिग्नल की परिमाण बढ़ाने के लिए, ओके। सिग्नल की परिमाण बढ़ाने के लिए, देखिए परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ाया जाता है एम्पलीफायर के लिए। एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर। एटीन्यूएटर सिग्नल के मान को कम करता है, कट करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। एम्पलीफायर जो होता है, जो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, वो ना सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम में आता है। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन पर चलना है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, अदरवाइज हमने इन क्वेश्चनों को पहले भी करा रखे हैं। इनके टॉपिक के कंसेप्ट की जब हमने बात की थी। दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतीक क्या है? देखिए ये क्या है, ओके ओके ओके, ये क्या है कि अब आप देख लीजिए, ये डीसी मोटर की बात हो रही है। लाइन में एम लिख रहा है मोटर, और ये डीसी का सिंबल है, ये है डीसी मोटर। अब ये डीसी की मोटर की बात हो रही है, डीसी मोटर, ओके ये रहा डीसी मोटर। लेकिन अगर मैं बात करूं ये डीसी में भी ये कौन सी मोटर है? ये डीसी है ना, सीरीज मोटर है। ये डीसी कौन सी मोटर है? सीरीज मोटर है, ओके। ये डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर। डीसी शंट मोटर होता ना, डीसी शंट मोटर होता तो ये ऐसे ही होता, और ये जो है ना ये यहां ऐसे हो जाता ना। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर देंगे भाई, कर देंगे। कुछ साथी कुछ पूछ रहे हैं, डीसी मोटर ना। थ्री फेज प्रणाली में संतुलित स्टार कनेक्टर प्रणाली में शक्ति का मापन करने के, अरे भाई कितना इंपॉर्टेंट है यार, कितनी बार बताया था। पावर मेजरमेंट में जो शक्ति मापन कर रहे होते हैं वाट मीटर में, ब्लोंडल थ्योरम कहती है यदि एन कंडक्टर है, यदि एन चालक है, यदि एन चालक है, तब n-1 वाट मीटर के द्वारा, n-1 वाट मीटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? n-1 वाट मीटर के द्वारा पावर मेजरमेंट कर सकते हैं। अर्थात अगर 3 फेज सिस्टम है तो 2 वाट मीटर के द्वारा तीनों फेजों की पावर, बैलेंस लोड हो चाहे अनबैलेंस लोड हो, दोनों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। ये संतुलित स्टार कनेक्टेड है, चाहे अनबैलेंस होता तो भी 2 वाट मीटर के द्वारा हम 3 फेज पावर को यूज कर सकते हैं। तो 3 वाट मीटर क्यों लगाए? हम 2 वाट मीटर के द्वारा भी तीनों फेजों की पावर नाप सकते हैं। सोल्डरिंग के लिए, प्रवाह के लिए किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता? अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि वो जो फ्लक्स होता है, प्रवाह, फ्लक्स का यूज क्यों किया जाता है? ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। अब वो कौन? अमोनियम क्लोराइड, बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, ये फ्लक्स के उदाहरण है। कौन कौन से प्रकार के फ्लक्स का यूज किया जा सकता है? लीड तो कुछ नहीं होता, लीड कोई फ्लक्स नहीं होता है। अमोनियम क्लोराइड, बोरेक्स
और जिंक क्लोराइड फ्लक्स के उदाहरण है। साथियों, ये सेशन आपको किस प्रकार से लग रहा है? आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने और साथियों तक जरूर पहुंचाएं, है ना। हम बहुत सारे सेशन लेकर आने वाले बचे हुए दिन में लगातार। कल भी हम कल एक और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे, है ना। आप इसे जरूर से जरूर देखें, ठीक है। शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। शॉर्ट, अच्छा ठीक है, शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार। भाई डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं सर? सीरीज, एक तो होता है सीरीज डीसी जनरेटर, एक होता है शंट डीसी जनरेटर, शंट के बाद होता है कंपाउंड डीसी जनरेटर। अब कंपाउंड में दो प्रकार के होते थे, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है, नहीं होता है? होता है जी। लॉन्ग शंट होता है जी, है ना। शॉर्ट सीरीज तो कुछ नहीं होता, शॉर्ट सकारात्मक भी कुछ नहीं होता, शॉर्ट नकारात्मक भी कुछ नहीं होता। शॉर्ट शंट प्रकार का एक कंपाउंड जनरेटर होता है। पावर ट्रांसमिशन में लाइन का कार्य क्या है? लाइन का कार्य किसको सपोर्ट करना होता है? ओके, लाइन का कार्य, ओके। पावर ट्रांसमिशन में जो लाइन लगाई जाती है वो जो एक्टिव कंडक्टर और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखने के लिए यूज में लगाई जाती है, ठीक है। बिजली को रोकती थोड़ा है लाइन, सर्विस लाइन को फिक्स नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 150 वाट, है ना, ये बात कह रहा है। 150 वाट की अगर हम बात कर रहे हैं लोड को संचालित करने के लिए 150 AH 12 वोल्ट, 150 AH और 12 वोल्ट के से संयोजित यूपीएस की पूर्ति करने का समय लगेगा, है ना। क्या कह रहा है? 150 एम्पियर आवर, ठीक है। P बराबर VI आई, ओके, ठीक। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पावर कितनी है? 150 वाट की। 150 वाट का लोड है, 150 एम्पियर 12 वोल्ट बैटरी से संयोजित है, 12 वोल्ट बैटरी से संयोजित है। वोल्ट क्या है? 12 वोल्ट बैटरी से संयोजित है। तो करंट कितनी जाएगी? हम तो इस बात करते, सबसे पहले हम बात करते करंट की। P बराबर होता है VI, I बराबर होता है P अपॉन V। सिंपल बात करें 150 बटे 12, 3, है ना, 3, और ये आ गया 24, 6, 12.5, है ना, 12.5 एम्पियर आ गया। 150 एम्पियर आवर क्षमता है, 150 एम्पियर आवर क्षमता है। क्षमता कितनी है? क्षमता 150 AH एम्पियर आवर। तो H निकालना है, टाइम निकालना है, 150 बटे 12.5, ठीक है। 125 से कम 125 बचे 25, 125 दूनी 250, 12 आवर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से किया, 12 आवर। 150 वाट का लोड था, तो लोड वाट का था, मतलब इतनी पावर थी। पावर कितनी थी? 150 वाट। उसकी एम्पियर क्षमता थी 150। 150 वाट की लोड था, उसे संचालित करते समय 150 एम्पियर क्षमता। कंफ्यूज करने के लिए इसे आगे लिख दिया। अगर ये इस तरीके से लिखता है 150 वाट का लोड जो 12 वोल्ट बैटरी से संयोजित है, उस यूपीएस की पूर्ति करने में जो 150 एम्पियर क्षमता है, तो ये थोड़ा सा और सरल होता है। कंफ्यूज करने के लिए 150 वाट के साथ 150 AH लिख दिया। AH क्या? क्षमता। एम्पियर आवर, एम्पियर क्या होता है? करंट। H क्या है? उसका टाइम, आवर में, ठीक है। तो अगर मैं पहले करंट निकाल लूं तो करंट निकाल लूंगा तो मैं आवर इससे निकाल लूंगा, क्योंकि समय पूछा है आवर में। H आवर, घंटे में। तो ठीक है 12 आवर। कैसे निकाला? P दे रखा था, V दे रखा था, I निकाल लिया 12.5, और ये क्षमता AH है ही, तो 150 में 12.5 का डिवाइड कर दे तो 12 आवर आ गया। ऑप्शन नंबर ए, 12 आवर पे उसने ग्रीन टिक कर भी रखा है ना, बिल्कुल सही। 10 क्वेश्चन और बच्चे, जल्दी से करते हैं। लिसाजू पैटर्न, अरे लिसाजू पैटर्न कैसे बनते हैं? लिसाजू पैटर्न सीआरओ में बनते हैं। दो वेवों के बीच में फेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, उनका मान ज्ञात करने के लिए अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनते हैं। फेज एंगल के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है। इलिप्टिकल, सर्कुलर शेप के, लाइन शेप के लिसाजू पैटर्न बनते हैं। दो साइन वेवों को खींचकर उनके बीच में समकोण पर जब होती है लिसाजू पैटर्न बनती है, ठीक है। यदि डीसी मोटर के आर्मेचर 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर है और 39 स्लॉट है, देखिए भाई साहब 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर है और 39 स्लॉट है, तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था, टोटल कंडक्टर होते हैं कितने स्लॉट प्रति कंडक्टर और कितने स्लॉट है। भाई
टोटल कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की बात करें, स्लॉट इनटू नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, है ना। ठीक है, स्लॉट कितने स्लॉट है, 39 और 12, ठीक है, 36 और 46, 468 टोटल कंडक्टर होंगे, 468 टोटल कंडक्टर पूछ लिए, चालकों की कुल संख्या, ठीक है, ओके 468। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव बल, ये ईएमएफ की बात कर रहे, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तो कह रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा ही मात्र वोल्ट में ही तो मापा जाता है, बल का मतलब कोई ये जूल में नहीं नापा जाएगा। ये ईएमएफ विद्युत परिपथों की बात कर रहा है, ईएमएफ है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट में मापा जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ शून्य हो जाए, मोटर तो बंद हो जाएगी, तो मोटर ईएमएफ शून्य हो जाएगा एकदम से। अगर बैक ईएमएफ विरोधी विद्युत वाहक बल, अगर विरोधी विद्युत एकदम से, अच्छा एकदम से शून्य हो जाएगा, तो भाई साहब बैक ईएमएफ है ना, मोटर के लिए अगर हम बात करें, ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर है ना, ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर होता है। तो मेरी बात समझना, ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर होता है मोटर के लिए। अगर ईबी बैक ईएमएफ का मान शून्य हो जाए, तो ये जीरो हो जाए, तो वी का मान आई ए आर के बराबर हो जाए। अब मेरी बात समझना आप, वी का मान आई ए आर के बराबर हो जाए। वी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, वी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज का मान IARA के बराबर हो जाए। ये क्या होता है, आर्मेचर ड्रॉप होता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है। ओके, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप में आर्मेचर रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता ही है, आर्मेचर का प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, तो करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। और करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भाई साहब आर्मेचर वाइंडिंग फूक जाएगी उस समय, करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझिए कहना क्या चाह रहे हैं। एकदम से अगर ईएमएफ जीरो हो गया, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला ईबी बराबर वी माइनस आई आर होता है, तो वी का मान आई आर ए के बराबर हो जाएगा। वी टर्मिनल वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज का मान जब आई आर ए के बराबर हो जाएगा, तो आर ए का मान कम होने के कारण आई ए का मान अधिक हो जाएगा। आई, और ये फूक सकता है, ठीक है, बिल्कुल फूक जाएगा, शोर नहीं करेगा, फूक जाएगा। यूनिवर्सल मोटर की बात करें, हाँ जी भाई साहब, ये यूनिवर्सल मोटर की जो बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड कंट्रोल है, यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड कंट्रोल है, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? ये क्वेश्चन यार इसमें कुछ है ना, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल तो वैसे फेज एंगल कंट्रोल, नहीं, फील्ड आना चाहिए इसमें, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल आना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। भाई हमने क्या मेथड पढ़ते हैं? सेंट्रीफ्यूगल मेथड है स्पीड कंट्रोल का, रेजिस्टेंस मेथड है, और फील्ड टैपिंग विधि है। फील्ड टैपिंग विधि के बारे में हमने पढ़ा है ना, फील्ड टैपिंग विधि। फील्ड टैपिंग विधि में हमने क्या करते हैं कि ये जो है अलग अलग ये टैपिंग निकाल देते हैं, है ना। ये लो, ये मोटर है। फील्ड टैपिंग विधि की हमने बात की है, पोल अलग अलग, फील्ड टैपिंग आएगा इसमें ना, फील्ड टैपिंग, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, सॉरी, स्पीड फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के द्वारा। इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटर नहीं है, अरे ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सोना कंडक्टर है, मेटल है, AU, लकड़ी, माइका और ग्लास इंसुलेटर है। पाइप अर्थिंग में, हाँ पाइप अर्थिंग प्रतिरोध में, पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को जो चेंज किया जाता है, हम क्या करते हैं, जब चाहे पाइप अर्थिंग हो, चाहे प्लेट अर्थिंग हो, चाहे रॉड अर्थिंग हो, हम गड्ढा खोद के उसके अंदर परत बनाते हैं, किसकी? चारकोल की, नमक की, लकड़ी का जो कोयला है, और उसमें पानी डालते हैं, मॉइस्चर डालते हैं, ताकि क्या हो जाए, रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। वही कहते हैं ना कि ड्राई भूमि का प्रतिरोध और फिर वेट भूमि का प्रतिरोध अलग अलग होता है। हम ऐसे ही वेट भूमि का ही चयन करते हैं ज्यादातर, जहां अर्थिंग की जाती है। हाँ जी, ये क्या है जी? ये कैपेसिटर हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहते हैं। सामान्य जो कैपेसिटर होता है उसमें कोई ध्रुवता नहीं होती, ध्रुवता वाला कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। यही एकमात्र कैपेसिटर होता है जिसमें ध्रुवता होती है। विभिन्न प्रकार के जो पैसिव एलिमेंट हैं, विभिन्न प्रकार के पैसिव एलिमेंट हैं, जो R, L और C, ये पोलराइज नहीं होते, इनकी ध्रुवता नहीं होती, ध्रुवता नहीं होती है, नहीं होती है, किसी भी इनकी में से किसी की ध्रुवता नहीं होती। लेकिन कैपेसिटर में एक प्रकार का
कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी कहते हैं इसे, पोलराइज कैपेसिटर भी कहते हैं। इसमें ध्रुवता होती है, मतलब इसमें पहले से इसके जो प्लेटें हैं फिक्स होती है, प्लस कौन सी है माइनस कौन सी है, और इनमें से किसी में भी पहले से फिक्स कुछ नहीं होता, जिधर से करंट जाएगी उधर के हिसाब से पोलैरिटी सर्किट में लगने के बाद बनेगी। ओके, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, अरे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाओ। आइसोलेशन का मतलब होता है वो आइसोलेट करता है एक सर्किट को दूसरे सर्किट से। वैसे ट्रांसफार्मर जो मेनली वोल्टेज की क्षमता के आधार पर वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, और स्टेप अप स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के टर्न रेशियो कम ज्यादा होते हैं। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न ज्यादा होते हैं तो स्टेप अप होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न ज्यादा होते हैं तो स्टेप डाउन होता है। लेकिन यदि टर्न रेशियो बराबर है तो वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर पावर डिवाइस को आइसोलेट करने के लिए यूज में लिया जाता है, और ये विदाउट चेंजिंग वोल्टेज लेवल इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहा है। वोल्टेज लेवल को चेंज नहीं करता है बट आइसोलेट करता है। पावर, हाई पावर वाले परिपथ को एक दूसरे से आइसोलेट करने के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसका टर्न रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता, 1/1 होता है। यदि 200 केवीए, यदि 200 केवीए क्षमता है, 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में 100 मोड है, ठीक है। प्राथमिक घुमाव की संख्या पूछी गई, प्राथमिक घुमाव की संख्या पूछी गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिए, हमने कहा था ट्रांसफार्मर के ये क्वेश्चन जरूर आता है कि K बराबर N2/N1 बराबर E2/E1, है ना, ये क्वेश्चन आता है। N2 सेकेंडरी में टर्न रेशियो है, ये देखो, यदि ये कोई ट्रांसफार्मर है, ये N1 है, ये N2 है, इसके सिरों पर EMF E1 है, इसके सिरों पर EMF E2 है। तो ये कहता है 2000 केवी का 2000/200 वोल्ट, तो इसका मतलब ये है E1 प्राइमरी वाइंडिंग में 2000 वोल्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग में 200 वोल्ट है। एक तो बात हो गई है। माध्यमिक वाइंडिंग, माध्यमिक सेकेंडरी वाइंडिंग में 100 मोड है, मतलब N2 का मान है 100, तो N1 का मान पूछा है, ये तो पूछा है प्राथमिक घुमाव, तो इससे निकाल लो आप N2/N1 E2/E1 से। N1 का मान क्या होगा? N1 का मान होगा N2 गुना E1/E2, ठीक है। N2 का मान कितना है? 100 गुना E1 का मान कितना है? 200। E2 का मान कितना है? सॉरी, E1 का मान कितना है? 2000। E1 का मान कितना है? 2000। E2 का मान कितना है? 200। थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स हो गया, 1000 आ गया, 1000 टर्न आ गए प्राइमरी के। सिंपल सा है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1000 टर्न आ गए। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात K बराबर N2/N1 E2/E1, इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो गया है ना प्राइमरी में। अब ये इसमें ये ज्यादातर करंट का क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे संबंधित है ना, वोल्टेज का पूछ लेता है या टर्न रेशियो को पूछ लेता है। तीनों के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। ओके, ये हमारा देखो, ये हमारा ये इस क्वेश्चन पेपर के हमने 75 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 75 क्वेश्चन का हमारा पेपर आता है, तो चिंता ना करें, कल की क्लास में भी हम एक और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास जो आपकी आज की क्लास जो थी आपकी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 18वें नंबर की क्लास थी एमसीक्यू की। नेक्स्ट क्लास में अगले दिन कल भी हम एक क्लास लेने वाले हैं और उस क्लास में हम अगले एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अब एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, 2-4 दिन जो आपके बचे रहे हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक को रिवाइज जरूर करें। थोड़ा सा फास्ट हम लेकर चल रहे हैं ताकि सारे के सारे क्वेश्चन हो पाए। यदि उसके बाद भी जो हमारे ऐप के स्टूडेंट हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे, यदि किस टॉपिक में डाउट है, यूट्यूब वाले स्टूडेंट भी यदि किस टॉपिक में डाउट है तो उसके बारे में बताएं, उससे रिलेटेड भी हम 1-2 क्लासेज जरूर बना देंगे, है ना। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट PYQ के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, ठीक है, ओके।